जिस पीएफआई का जन्म कांग्रेस के राज में हुआ, जो पीएफआई लेफ्ट के राज में केरल में फला फूला, जिस पीएफआई के खिलाफ कई दंगों में शामिल होने का आरोप है, उस पीएफआई के खिलाफ भारत सरकार ने सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे दिया है। और ये भी याद रखिए, बिहार में अभी कुछ ही दिनों पहले नक्सलियों से मुक्त कर दिया गया है बिहार को। उसके बाद ओडिशा में 700 नक्सलियों ने समर्पण कर दिया। अब इसके बाद समझिए बारी किसकी है। भारत के अंदर रहने वाले वो देश विरोधी तत्व जो भारत को ही नुकसान पहुंचाते हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है और सबसे बड़ी जंग का ऐलान कर दिया गया है। मगर इन सब में कांग्रेस क्यों घिरती चली जा रही है? कांग्रेस का क्या रोल है? आज के इस वीडियो में मैं इसी का विश्लेषण करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। पीएफआई के खिलाफ जो इतनी बड़ी कार्रवाई चल रही, उसके बारे में आपको विस्तार से समझा सकूं, उससे पहले एक बात समझनी ज़रूरी है कि पिछले कुछ वर्षों के अंदर इस देश में किस प्रकार से एक खास प्रकार का नैरेटिव तैयार किया गया। ये नैरेटिव है असहिष्णुता का, अल्पसंख्यकों मतलब मुस्लिम समाज में भय का, कि ये डरे हुए हैं। मतलब ये ऐसे नारे दिए गए जिससे ये माहौल पैदा करने की कोशिश की गई और विक्टिम हुड के माहौल की ढाल में दंगे किए गए। मतलब साजिश रची गई जिससे समाज में अराजकता की स्थिति पैदा हो सके। और इसका मकसद जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करना, सनातन संस्कृति को बदनाम करता। और याद रखिए कि पिछले कुछ समय में जितने दंगे हुए, उनमें कहीं ना कहीं आप रिपोर्ट देखिए, उसमें जांच एजेंसियों ने जो जांच की उसमें पीएफआई का नाम आया। और उसके बाद इतने सबूत नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास जमा हो गए कि आप समझिए कि एक बार में एनआईए ने इतनी लंबी प्लानिंग की कि एक साथ धावा बोला जाए, सारे पीएफआई के लोगों को धर दबोचा जाए। और इसके लिए बाकायदा आप देखिए बहुत लंबी तैयारी की गई। आज देश में एक साथ करीब दर्जन भर से ज़्यादा राज्यों में छापेमारी की गई है और 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इसके लिए बाकायदा आप देखिए इस ट्वीट को, 300 एनआईए के अधिकारी पिछले कई दिनों से तैयारी कर रहे थे। और अब आप समझिए इस पूरी की पूरी कहानी का असली जो खेल है, ये जो पीएफआई है ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? केरल में है। और राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उसका भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा केरल को ही समर्पित किया गया है, जो पीएफआई का गढ़ है। और अभी जब मतलब पिछले कुछ समय से ये सारी कार्रवाई चल रही है, पीएफआई के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई चली और सारी चीज़ें चल रही हैं, तो राहुल गांधी भी केरल में ही हैं। मतलब केरल में ही उनकी सारी यात्रा चल रही है, बल्कि 19 दिन वो केरल में बिता रहे हैं। मैंने आपको एक पुराने वीडियो में भी बताया था कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करने निकले हैं, लेकिन उनकी प्लानिंग ऐसी है कि जो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ तो सिर्फ 2 दिन के लिए, और जो केरल है जहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई नामो निशान नहीं है, वहाँ पर वो 19 दिन के लिए हैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि संयोग की बात है। आप आइए 2019 में, भाई वो कहाँ से चुनाव लड़ते थे, कहाँ से जीतते थे? उत्तर प्रदेश से, हमेशा के लिए, हमेशा वो यहीं उनका तो गढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश पूरे परिवार का। लेकिन अचानक 2019 में वो उत्तर प्रदेश को छोड़ करके केरल पहुंच जाते हैं, उन इलाकों में पहुंच जाते हैं जो अल्पसंख्यकों से बहुल है। और ये केरल ऐसे ही नहीं चुना उन्होंने। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर राहुल गांधी ने पीएफआई के गढ़ को क्यों चुना। राहुल गांधी से जुड़ी एक और चीज़ है, हाथरस कांड। आपको याद है, इसमें पीएफआई से जुड़े जो सिद्दीकी कप्पन है, उसके परिवार से भी राहुल गांधी ने मुलाकात की थी और पूरी मदद का भरोसा दिया था। ये सारा मामला वहीं से जुड़ रहा है। और ये भी याद रखिए कि जब भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने जब इसकी शुरुआत की तो किससे मिले?
उस पादरी से मिले जो हिंदू धर्म के प्रति अपने नफरत को जाहिर कर चुका है, भारत माता का अपमान कर चुका है। और सिर्फ ये पादरी नहीं है बल्कि उन सभी लोगों को, पीएफआई और तमाम संगठनों को इकट्ठा करने की कोशिश है जो सनातन संस्कृति से नफरत करते हैं, और वो भी धर्मनिरपेक्षता की आड़ में। सेक्युलरिज्म आप बड़े अच्छे से ध्यान रखिए, ये बहुत बड़ा घोटाला, इस पर तो मैं एक बहुत पुराना वीडियो भी बना चुका हूँ। और इसके बाद अब आप आगे बढ़िए, इन सारे गठबंधन का वो चुनाव में फ़ायदा ले सके, इसके लिए राहुल गांधी या कांग्रेस ने क्या किया। कर्नाटक में पीएफआई के राजनीतिक संगठन एसडीपीआई के साथ हैं, आप देख लीजिए। और कांग्रेस पर एक और आरोप लगता है, आरोप ये लगता है कि वो जमाते इस्लामी और पीएफआई जैसे संगठनों के साथ मिलकर एक रेडिकल सिंडिकेट बना रही है। इस रेडिकल सिंडिकेट के बारे में जो मैं कह रहा हूँ, यह आरोप ये तब और पुख्ता हो जाता है जब ये आपको एक स्टोरी दिखाता हूँ, उससे पता चल जाएगा कि ये इसमें जो आरोप लग रहा है ना, इसमें कितनी सच्चाई है। 2007 में जब यूपीए की सरकार केंद्र में थी, तब उपराष्ट्रपति, उस समय के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पीएफआई के कार्यक्रम में पहुंचे थे, और वो भी जो केरल के कोझिकोड में पीएफआई का हेडक्वार्टर है वहाँ पर पहुँचे थे। तो आप समझ लीजिए कि कितना घनिष्ठ संबंध है कांग्रेस से पीएफआई का, और ये कैसे फल फूल रहा था ये जो संगठन है, इसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा। पीएफआई जो एक रेडिकल संस्था है, वो एक रणनीति के तहत अपने मकसद को आगे बढ़ा रहा है, और इसका खुलासा उस समय भी हुआ, आप रिपोर्ट देखिए, जब पटना में 3 पीएफआई कार्यकर्ताओं के ठिकानों पर छापेमारी की घटना हुई, और उसके बाद ये भी पता चला कि इनके निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री मोदी हैं। और यही नहीं, एक और खतरनाक खुलासा हुआ। क्या खुलासा हुआ आप देखिए कि इनके ठिकानों पर युवाओं को रेडिकल बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। और मकसद क्या था? पीएफआई का मकसद ये है कि भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बना दिया जाए। और इस्लामिक राष्ट्र बनाने के इस खेल के पीछे जो चीज़ें चल रही थी ना, जो ढाल बनाया जा रहा था, वो क्या था? सेक्युलरिज्म का, सांप्रदायिकता और हिंसा का खुला खेल खेला जा रहा था। और ये सारा कुछ विक्टिमहुड सेक्युलरिज्म की आड़ में किया जा रहा था। आप जो भी, मैं दोस्तों आपको जो बात बता रहा हूँ ना, वो आप देखते जाइएगा रिपोर्ट में, क्योंकि ये सारा सीक्वेंस जब आप स्टोरीज़ को मिलाते हैं ना, तभी पता चलता है कि पीएफआई के काम करने की शैली क्या है, पीएफआई का मकसद क्या है, पीएफआई से कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं। और धर्मनिरपेक्षता की ही आड़ में अब एक और घटना आपको दिखाता हूँ कि कर्नाटक में किस प्रकार से हिजाब विवाद को पैदा किया गया। इसमें भी पीएफआई का हाथ था। जब स्कूलों में पाबंदी लगा दी गई तो पीएफआई ने ही जहरीला माहौल पैदा किया, और इस बात का खुलासा खुद सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने किया है। आप ये भी रिपोर्ट देख लीजिए। इसके लिए पीएफआई ने न केवल ज़मीनी स्तर पर विरोध किया, बल्कि सोशल मीडिया के सहारे प्रचार प्रसार किया, ताकि लोगों में ये भावनाएं बढ़ सके, माने पता चल सके कि भारत में जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। वही कॉलेजों और स्कूलों की बात करें तो पीएफआई अपने एक संगठन कैंपस फ्रंट के जरिए सरकार और पुलिस के खिलाफ लोगों को उकसाता है, और इसी वजह से कई जगह पर हिंसा की घटनाएं हो चुकी हैं। और पीएफआई का संगठन कितना मजबूत है, इसकी एक और मिसाल आपको देता हूं। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नुपुर शर्मा विवाद के बाद जब देश में सिर तन से जुदा का माहौल पैदा हुआ, तो राजस्थान के करौली में जो हिंसा हुई थी ना, उसमें भी पीएफआई का नाम आया था। अब आप उत्तर प्रदेश में आइए, आप देखिए यहाँ पर कानपुर में जो हिंसा हुई, दंगे हुए, वहाँ पर भी पीएफआई का नाम आया था। और मामला सिर्फ नुपुर शर्मा या दिल्ली दंगे की बात नहीं है, बल्कि सीएए और एनआरसी का जो मामला उठा था इस देश में, जितना बवाल हुआ था आप सबको याद है होगा, उसमें भी खुल करके पीएफआई का नाम आया था। ये भी आप रिपोर्ट में देखिए। मतलब
मतलब कई सारी चीज़ें, कई सारी घटनाएं हैं जिसमें पीएफआई का नाम लगातार आ रहा है। दिल्ली पुलिस ने जब शाहीन बाग में सारा मामला चला था, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने जो रिपोर्ट दायर की थी या लोगों के सामने रखी थी, उसमें भी एक खुलासा हुआ कि किस तरह से पीएफआई और एसडीपीआई ने मिलकर दिल्ली में शाहीन बाग के धरने को महीनों तक चलाया और पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने के लिए, भारत को बदनाम करने के लिए ये भी रिपोर्ट आई कि पीएफआई ने किस प्रकार से जाकिर नाइक जैसे लोगों का भी सहारा लिया। विदेशों से जो पैसा इन्हें मिल रहा था उसका इस्तेमाल हिंसा के लिए, लोगों को उकसाने के लिए तो किया गया ही, साथ में जो लोग गिरफ्तार हो गए उन्हें छुड़ाने के लिए भी पैसे को पानी की तरह से बहाया गया। बड़े बड़े वकील हायर किए गए और ये कहाँ से किए जा रहे थे? ये सारा यही है जो अभी खुल रहा है। बीच बीच में तो रिपोर्ट आती थी, लेकिन अब एक साथ जब कार्रवाई हो रही है ना, तो आप ये समझ लीजिए कि रिपोर्टों का पुलिंदा खुलने वाला है। और विदेश से धन हर वो देश दे रहा था, सिर्फ पीएफआई की बात नहीं है, जो प्रधानमंत्री मोदी या भारत को पसंद नहीं करते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा नाम आया, आप ये भी देख लीजिए, चीन का नाम आया। चीन की कंपनियां पीएफआई के नेताओं को सीधे पैसे दिया करती थी। ये भी आरोप है कि चीन और प्रधानमंत्री मोदी के जो विरोधी देश हैं, मतलब भारत के विरोधी देश जो मोदी जी से भी विरोध करते हैं, उनसे जो पैसा आता था ना, उसी के बल पर पीएफआई ने दिल्ली में दंगे करवाए। ये आरोप है, गंभीर आरोप है, ये सारी रिपोर्टों में भी दर्ज है। और पीएफआई जैसे संगठन और प्रधानमंत्री मोदी से नफरत करने वाले देश, जिसमें चीन भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, ये दुनिया के कई हिस्से में सक्रिय हैं। अब इसका भी एक उदाहरण आपको देता हूँ। अभी ब्रिटेन में जो लिसेस्टर शहर में दंगे हुए थे, जहाँ भारत पाकिस्तान मैच के बाद दंगे हुए, वहाँ पर भी यही खेल सामने आया था। और ये भी देखिए कि इन दंगों में हिंदू मंदिर को नुकसान पहुँचाया गया। जब हिंदू संगठन विरोध में उतरे तो सोशल मीडिया पर हिंदुओं को बदनाम करने वाले पोस्ट शेयर किए जाने लगे। तो आप समझिए कि कितना बड़ा रैकेट है। भारत के अंदर एक कई बड़े संगठन जो इस तरह के काम कर रहे हैं, वो सारे एकजुट हुए। उन संगठनों को बड़ी बड़ी पार्टियों का समर्थन हासिल है। इन सभी लोगों को एक पूरा इकोसिस्टम समर्थन कर रहा है। उसे चीन का समर्थन है, पाकिस्तान का समर्थन है, और विश्वव्यापी जो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, जो भारत को ताकतवर नहीं देखना चाहते हैं, वो सारे लोग एकजुट हो गए हैं, जिनके खिलाफ भारत सरकार ने सबसे बड़ी जंग का ऐलान कर दिया है। साथियों, मानव सभ्यता की विविधता के मूल में एक ही शक्ति है जो सर्वशक्तिमान है, और ये सनातन संस्कृति से ही इसका पता चलता है, जिसने सभी मतों को गले लगाया, अपने में अपनाया, लेकिन आज उसी सनातन संस्कृति को बदनाम करने का घिनौना खेल चल रहा है। यह आज़ादी के बाद से ही चल रहा है, बल्कि आज़ादी के पहले भी चल रहा था, लेकिन आज़ादी के बाद कानून की आड़ में ये करने की कोशिश की जा रही है। और आज जब उनके खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है, तो ये सभी खुलकर मैदान में आ गए हैं। इसलिए आने वाले समय में आपको बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये हो सकता है कि आपको लगे कि अरे, मोदी सरकार तो पिछले 1 दशक से सत्ता में है, वो क्या कर रही है। अब चक्कर ये है कि जो 70 साल में काम हुआ है, वो गड़े मुर्दे तो अब उखड़ रहे हैं ना। अब पता चल रहा है कि इस देश को किस प्रकार से चलाया गया है। इसलिए इंतज़ार कीजिए, आने वाले समय में आपको बहुत सारी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।